थे टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है, स्पेशल क्लासेस, जिसके अंदर में हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर में आए हैं, उन पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखिए आप लोग, ताकि आप लोग भी फ्रेंड्स जो भी सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, उन सारी चीजों से अवगत हो सके और एग्जाम के अंदर में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए, तो हम लोग जल्दी से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आने के साथ ही सेशन को लाइक कर दिया। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, जो भी लॉयल टीपी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भी शेयर कर दिया है सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो वो भी बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया अभी भी जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में धमाकेदार ये रहा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर में जिन्होंने जो है वो शेयर कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक भी कर दिया है और कंटिन्यूअसली बच्चे लाइक भी करते जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, आप लोगों का ये क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई का, ठीक है, आपका 9-10 की जीएस के अंदर में आया 1918 में, ठीक है। अहमदाबाद के अंदर में जो मिल मालिकों और मिल मजदूरों के बीच में जो मध्य विवाद हुआ था, उसमें किसने हस्तक्षेप किया था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, अहमदाबाद मिल जो यहाँ पर में विद्रोह था, ठीक है, उसके अंदर में किसने हस्तक्षेप किया था, ये पूछा है। वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जमशेदजी टाटा ने, किसने? ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के, पोल में भी आ रहे हैं और कमेंट्स के अंदर में भी आ रहे हैं, दोनों जगह पे आप लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही आंसर्स करते रहिए, आंसर्स को कमेंट के अंदर में भी आप लोग लिखते रहिए। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का महात्मा गांधी। और ये देखिए एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का री एग्जाम का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली आपको बता दूं हुआ क्या था। देखो, मैंने ये प्रीमियम स्लाइड हमारी, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था पेड क्लास में। देखिए, अनसुया बेन साराभाई, ठीक है, अनसुया बेन साराभाई जो थी, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि जो मिल मजदूर थे उनको प्लेग बोनस दिया जाता था पहले, ठीक है। 1917 में जब प्लेग फैला था अहमदाबाद के अंदर में, तो मजदूरों को रोकने के लिए प्लेग बोनस दिया गया, लेकिन प्लेग बोनस वापस ले लिया गया। अब मजदूरों को प्लेग का बोनस नहीं मिल रहा, मजदूरों की सैलरी भी नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो ये विद्रोह का कारण था, उनसे बहुत जो है लंबे समय तक काम भी करवाया जाता था। तो मिल मालिकों के विरुद्ध था। अनसुया बेन साराभाई ने जो है महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आप आइए, ठीक है, और यहाँ पर में हमारी मदद करिए। तो गांधी जी गए। गांधी जी जो है उन्होंने यहाँ पर में आंदोलन किया। गांधी जी का पहला जो है अनशन यहाँ पर में हुआ था। गांधी जी का पहला अनशन, अनशन मतलब भूख हड़ताल। तो गांधी जी ने भारत के अंदर में पहला अनशन कहाँ पर में किया था, ठीक है, या भूख हड़ताल, गांधी जी की हंगर स्ट्राइक कहां पर में हुई थी सबसे पहले? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के अंदर में। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। गांधी जी का भारत के अंदर में पहला जो है भूख हड़ताल। उसके बाद में क्या हुआ? फाइनली जो है फ्रेंड्स मांग स्वीकार कर ली गई और 35% जो है वो वेतन वृद्धि मान ली, 35%, ठीक है, अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उन लोगों की सैलरी के अंदर में। तो इनकी जो मांग मान ली गई और गांधी जी ने जो है फ्रेंड्स इस आंदोलन को भी जीत लिया। तो चंपारण के बाद में गांधी जी का ये सेकंड नंबर का आंदोलन था भारत के अंदर में, ठीक है। तो गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था, ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। क्या क्या चीजें हम लोगों ने इसके अंदर में सीखी, जो एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों के लिए, ठीक है। गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, कितना परसेंट जो है हाइक दिया गया था? 35%। और अहमदाबाद मिल जो मजदूर आंदोलन था, उसमें गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? अनसुया बेन साराभाई ने। ये भी याद रख लेना, ये बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं, ठीक है। अनसुया बेन साराभाई, आप लोग चाहो तो इसको देख भी सकते हो यहाँ पर मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अनसुया बेन साराभाई, इसको याद रख लेना आप लोग, इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर में आता है आप लोगों का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर में जो है दो जगह पे किलोमीटर में दिया है, एक जगह पे माइल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, लगभग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 240 और या 241 माइल्स के करीब जो है गांधी जी ने ये यात्रा की थी, ठीक है। अब 240 241 मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय में भी बताया था कि दोनों ही पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से अभी भी आप लोगों को बता दे रहा हूं मैं कि आप लोग दोनों ही याद रखिए, ठीक है। 240 241 दोनों के दोनों आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। 240 241 दोनों ही आप लोगों को दिया हुआ है। और अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, इसको किलोमीटर के अंदर में, तो ये कितना किलोमीटर आ जाता है आप लोगों का? ठीक है, ये आता है 386 किलोमीटर के आसपास में आता है, ओके।
किलोमीटर के आसपास में, 386 किलोमीटर के आसपास में आता है। तो आंसर यही होगा क्योंकि 386 और कहीं पे दिया नहीं है। ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए। तो महात्मा गांधी ने, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि गांधी जी ने, देखिए यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के अंदर में आप लोग देखोगे तो 240 माइल्स दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर में ही एक दूसरी वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, जो पब्लिश नहीं हुई थी, तो उसके अंदर में जो है 241 माइल्स भी दिया हुआ था। ठीक है, गांधी जी 78 अपने साथियों के साथ में चले थे। कहां से कहां तक गए थे गांधी जी? गांधी जी गए थे दांडी से, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, गांधी जी गए थे दांडी से लेकर साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा पर। मैं आप लोगों को मैप के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, इफ पॉसिबल हम लोग यहाँ पर देख भी लेंगे इसको मैप के थ्रू। ओके, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए साबरमती से दांडी तक की यात्रा। ओके, तो ये यहाँ पर भी 395 दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है ये 387 किलोमीटर के आसपास में आता है ये। ओके, 78 यात्रियों के साथ में गए थे गांधी जी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, दांडी थोड़ा सा आगे तक यहाँ पर में गांधी जी गए थे कोस्टल इलाके तक, जहां पर में उन्होंने नमक बनाया था। ओके, गांधी जी दांडी यात्रा पे कब से कब तक थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। गांधी जी निकले थे 12 मार्च को, 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। साल कौन सा था ये भरो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा साल था वो? इतने सारे बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड, 6 मिनट के अंदर में 1400 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 876 लाइक से। जल्दी जल्दी से आप लोग देखिए, आपको बताओ या ना जाए तो आप लोग भूल जाते हो, आप लोग बहुत सारे लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे सेशन को। उसके बाद में देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी यहां से निकले थे। ओके, और गांधी जी ने नमक यात्रा कब, तो नमक जो है सत्याग्रह कब किया था, जिस दिन नमक तोड़ा उन्होंने? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1930 को गांधी जी ने दांडी का जो तट था, दांडी का जो तटवर्ती इलाका था, तट था आप लोगों का, वहां पर में, ठीक है, नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा मतलब नमक ऐसा बनाया था उन्होंने। नमक बनाना मतलब क्या है? बस मुट्ठी से ऐसा जमीन पर पड़ा रहता नमक, नमक उठा लिया वो नमक बन गया, वही होता है नमक, अपने आप ही बनता है। ठीक है, वो वाष्पीकरण हो जाता है जल का, तो जो नमक रहता है वो नीचे में रह जाता। ओके, तो अंग्रेजों ने बोला था कि कोई और नमक जो है वो बना नहीं सकता भारत के अंदर में अंग्रेजों के अलावा, और बहुत ज्यादा टैक्स भी लगा दिया था उन्होंने, तो उसके विरोध में गांधी जी ने किया था। अच्छा, ये दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के बाद में कौन सा वाला आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। गांधी जी की जो है दांडी यात्रा के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। लिखो सभी लोग, 1930 के अंदर में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 991 लाइक्स हो चुके हैं, 994 हो चुके हैं, अब केवल 6 लाइक्स दूर है हम लोग। हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से अपना योगदान दे देगा फ्रेंड्स, लाइक के अंदर में भी, और शेयर भी करते रहेंगे। और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 1930 के अंदर में, अच्छा, वैसा ही एक आंदोलन जैसे गांधी जी ने उत्तर भारत में किया था, वैसा ही एक आंदोलन तमिलनाडु के अंदर में उस समय के मद्रास प्रांत में सी राजगोपालाचारी ने भी किया था। ठीक है, त्रिचिनोपोली नाम की एक जगह है, वहां से वेदारण्यम नाम की जगह तक, ठीक है, वहां का तटवर्ती इलाका है वो, वहां तक उन्होंने यात्रा निकाली थी। जैसे गांधी जी ने निकाली ना यात्रा उत्तर भारत में, ठीक है, गुजरात में, वैसे ही दक्षिण भारत के अंदर में तमिलनाडु, जिसको उस समय में मद्रास प्रांत कहा जाता था, उस समय में यात्रा किसने निकाली थी? उसी समय में सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम यात्रा, वेदारण्यम तक, जैसे ये दांडी तक गए थे वैसे ये वेदारण्यम तक गए थे। जैसे ये साबरमती से निकले थे, ये त्रिचिनोपोली से निकले थे। जैसे इसको दांडी मार्च कहा जाता है क्योंकि गांधी जी दांडी तक गए थे, तो ये वेदारण्यम तक गए थे, तो इसको कौन सी यात्रा कहा जाता होगा? अब आप लोग बताओ। चलो, ठीक है, अब एनालॉजी आप देखते कितना आप लोग कर पाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पूरी हिंट दी है, ठीक है, अगर इसको दांडी यात्रा कहा जाता है तो इसको फिर क्या यात्रा कहा जाता होगा? प्यार से। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर्स कर रहे हो, जल्दी जल्दी से आंसर्स करते रहेंगे सभी लोग। नाउ, जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? बिहार शिक्षक जो टीआरई 6 to 8 वाले जो पेपर था आपका 15 मार्च 2024 को जो लीक हो गया था, उसके अंदर में आया था ये, ठीक है, उस दिन कौन सा त्योहार था? जल्दी बताइए। 1090 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है, 1600 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। जी, तो फ्रेंड्स उस दिन जो है लोहड़ी थी, होली था, बैसाखी था, तो बैसाखी का दिन था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने उस दिन। ओके, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारीख क्या थी फिर उस दिन? चलो, आपने ये तो बता दिया त्योहार कौन सा था उस दिन, लेकिन तारीख क्या थी? डेट, डेट भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है, ईयर के साथ में बताओ डेट क्या थी। डेट टाइप कर देंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से, जितने भी लोगों को याद आता जा रहा है, ठीक है, तो वो था 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है, 1913,
1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ये याद रखना है आप लोगों ने। 13 अप्रैल 1919 को जो है ये हुआ था जालियनवाला बाग। जालियनवाला बाग कहां पर में है, कौन से शहर में, चलो ये बता दो मुझे, ठीक है, सिटी का नाम बताएंगे आप लोग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगर ये पूछा गया है कि कौन सा त्योहार था उस दिन, तो सिटी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। बताइए जालियनवाला बाग कौन से वाले शहर में है, फास्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जालियनवाला बाग जो है फ्रेंड्स अमृतसर के अंदर में है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी वजह, और अमृतसर कहाँ है, पंजाब के अंदर में, तो जालियनवाला बाग हत्याकांड को पंजाब रॉन्ग्स के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब रॉन्ग्स, पंजाब में जो गलत काम किया अंग्रेजों ने उसके नाम से पंजाब रॉन्ग्स, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाने वाले पॉइंट्स है ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए, तो बैसाखी या वैसाखी दोनों ही स्पेलिंग सही है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, था इस दिन, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर में, ठीक है। ये जो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें लोग जालियनवाला बाग के अंदर में क्यों आए थे, क्या मेला लगा था क्या उस दिन। जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसमें जालियनवाला बाग में लोग पीसफुल तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसके विरोध में, उनको छोड़ने के लिए जो है यहाँ पर में इन्होंने आंदोलन वहां पर में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी के विरोध के अंदर में ये लोग यहाँ पर में इकट्ठा हुए थे। लेकिन पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, मतलब कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। उस समय में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, माइकल ओ, ठीक है, डुएर, ठीक है, माइकल ओ डुएर थे वो, ठीक है। जनरल डायर अलग है, माइकल ओ डुएर अलग है। माइकल ओ डुएर याद रखना आप लोग, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पंजाब के मुखिया थे उस समय में वो। और जनरल डायर एक जस्ट सेनापति टाइप का था, एक मतलब जो जनरल नहीं होता कि सेना का जो वो था, तो उसको भेजा था ये स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। ये झंडू बाम गया वहां पर में जनरल डायर, ठीक है, और वहां धड़ाधड़ गोलियां चला दी। माइकल ओ डुएर अलग है और जनरल डायर अलग है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, ये याद रखेंगे। माइकल ओ डुएर आया तो समझ जाना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हो रही है, और केवल जनरल डायर आया तो समझ जाना वो उस झंडूबाम इंसान की बात हो रही है जिसने गोली चला दी थी यहाँ पर में, ठीक है। उस समय पूरे भारत का वायसराय कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों से। तो पूरे भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय में, ठीक है। तो हमारे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, ठीक है, सरदार उधम सिंह। उधम सिंह जी ने किसको मारा था, जनरल डायर को मारा था या माइकल ओ डुएर को मारा था, जल्दी बताओ। जितने भी बच्चे पेड क्लास के हैं, TRE 4 की जो प्रीमियम बैच है टीचिंग परीक्षा की, उन बच्चों को तो रट गया होगा, क्योंकि इतना आप लोगों को रिवाइज करवाया है मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर में, इतने ज्यादा बार और इतने ज्यादा क्वेश्चंस कराया उसके ऊपर में कि आपको याद हो गया, माइकल ओ डुएर और जनरल डायर के बीच में आपको याद हो गया होगा, ठीक है। जनरल डायर अपनी मौत खुद मर गया था 1926 के अंदर में, ठीक है। जो माइकल ओ डुएर थे उनको मारा था, ठीक है, सरदार उधम सिंह ने। बोले किसको मारू किसको मारू, बदला तो लेना है, ठीक है, 1940 में जाकर 21 साल बाद तो माइकल ओ डुएर को मारा था उन्होंने, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को मैंने बताया कि जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को होता, बैसाखी का दिन था उस दिन, उसको वैसाखी भी बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की अरेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट ये हो रहा था आपका, ओके। चलिए, एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को जो है लाइक भी करते रहेंगे, 1800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, और जहां भी शेयर कर सकते हो एक बार जल्दी से हर एक बच्चा भी शेयर कर देगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं एनर्जी आ जाएंगी कि भाई इसी तरीके से और भी सेशंस आप लोगों के लिए लेने हैं, ओके। नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, अटल टनल की लंबाई कितनी है, अटल टनल। अब ये क्वेश्चन में अटल टनल अचानक से कहां से आ गया, तो देखिए आप लोगों के एक तो बीपीएससी TRE 2.0 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, दूसरी चीज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी याद रखना है, इसी वजह से भी अटल टनल के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग देखिए पूरा अच्छे से पहले, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से अटल टनल के बारे में, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को अटल टनल टनल के बारे में बताऊं, तो डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है, और टीचिंग परीक्षा के अंदर में हम लोगों ने आपको जो डू यू नो सीरीज है उसमें भी दिया है ये पूरा का पूरा। अटल टनल जो है फ्रेंड्स ये 9.02 किलोमीटर की है, ये याद रखना आप लोगों ने। इसको किसने बनाया था, BRO ने बनाया था। अब ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ठीक है। ये टनल जो है फ्रेंड्स मनाली को, ठीक है, लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है, किससे कनेक्ट करती है, मनाली, ठीक है, मनाली से, ठीक है, लाहौल स्पीति, ठीक है,
लाहौल स्पीति जो है उसको कनेक्ट करती है। अदरवाइज क्या होता था, बहुत ज्यादा लंबा समय लगता था, लेकिन इसने क्या किया है, बहुत समय बचा दिया है। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। कई बार जो होता था लाहौल मनाली लाहौल स्पीति का जो रास्ता था वो 6 महीने जो है वो बंद रहता था, क्योंकि वहां पर में बर्फ गिरी हुई होती थी। लेकिन इस रास्ते से क्या हुआ, अटल टनल बनाने की वजह से अब हमेशा के लिए जो है आप लोगों का जो है वो रास्ता खुल गया है। ठीक है, ये जो टनल है आपकी 3,000 जो समुद्र का स्तर है उससे 3,000, ठीक है, मीटर की ऊंचाई के ऊपर में बनी है। 3,000 मतलब समुद्र स्तर से 3,000 मीटर की ऊंचाई पे। ओके, समुद्र स्तर मतलब क्या होता है, यो एक एवरेज है हमारा जिससे हम ऊंचाई को मापते हैं, क्योंकि बाकी जगह के मुकाबले में उसको गिनेंगे तो उबड़ खाबड़ होता है, कहीं पे ऊंचाई होती है कहीं पे नीचाई होती है, तो कहाँ से ऊंचाई मापे हम लोग, तो हम क्या करते हैं, समुद्र से उसकी ऊंचाई को मापते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो 3,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर में, अगर मैं फुट में बात करूं इसकी, तो 10,040 फुट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो कभी अगर मान लो भूले भटके से कोई जो है भगत एग्जामिनर आप लोगों से पूछ ले कि 3,000 मतलब 10,000, ठीक है, 40, ठीक है, फुट की ऊंचाई के ऊपर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। चलिए, तो अटल टनल हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके नाम के ऊपर में इसको किया गया, 2020 के अंदर में इसका उद्घाटन हुआ था। चलिए, तो ये आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी। तो इसकी जो लंबाई है टोटल कितनी है, आप लोग पहले इसको यहाँ पर में गौर से देखिए, उसके बाद में मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, सारे सवाल पूछूंगा अभी वापस से मैं आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए 9.2 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपका ये कितनी ऊंचाई पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से मीटर में भी लिखो और फुट में भी लिखो, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है समुद्र स्तर से, सी लेवल से कितना है। ठीक है, सी लेवल जो है मीन सी लेवल, ठीक है, समुद्र स्तर से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये बताएंगे आप लोग। किसने बनाया है अटल टनल को, बनाने का काम कौन सी एजेंसी ने किया है, ठीक है, बताइए, अटल टनल को बनाने का काम किस एजेंसी ने किया है, जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं अटल टनल की, तो अटल टनल जो है आप लोगों का 3,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर में है। बहुत बढ़िया, जिसने भी लिखा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन आपका, आप लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हो। 10,040 फुट जो है उसकी इतनी भी ऊंचाई है, दोनों एक ही चीज है, ये याद रख लेंगे आप लोग। ओके, BRO ने उसका बनाया है। अब BRO के ऊपर में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों से जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन सकता है, BRO की स्थापना कब हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का ये। ठीक है, और आप लोगों को याद होना चाहिए फ्रेंड्स, जब मैंने एक क्लास ली थी, सपनों वाली क्लास ली थी, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन कराया था, BRO की स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को हुई थी। पूरा का पूरा उसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO आप लोगों का, ठीक है, इसकी स्थापना, इसके काम को लेकर सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखा था इसमें। ठीक है, चलो, तो BRO ने, देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्थापना की थी ना। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर में एक क्वेश्चन 67वीं BPSC में भी आया था। अब ये क्वेश्चन यहाँ तो आया है आप लोगों का भाई 2023 में, ये यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो 2022 में ऑलरेडी आ चुका है। तो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये टीचिंग परीक्षा जानता है, टीचिंग परीक्षा उसके ऊपर में रिसर्च करके आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा भी अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहता है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकता है। ठीक है, आप लोग थोड़े से के लिए ऐसा ना हो कि आपकी सफलता जो है वो रुक जाए या आपकी रैंक जो है पीछे चले जाए, एक आपका सही कदम आपको आगे बढ़ा देगा टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की जो है लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है, अटल सुरंग की लंबाई जो है कितनी है, तो ये है 9.02 किलोमीटर। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी बच्चे जिन्होंने आंसर कर दिया यहाँ पर में। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। 18 मिनट के अंदर में 2,200 के करीब बच्चे जुड़ गए हैं, 1,378 लाइक्स हो गए। जल्दी से फ्रेंड 2,000 के पार हम लोगों को लाइक का नंबर भी पहुंचाना है आप लोगों ने। अगर मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि एक एक चीज यही भी यही याद करवा रहा हूँ, तो आप लोग जो है अपना अपना योगदान भी दे रहेंगे, ताकि ऐसे ही और भी आप लोगों को करवाता रहूं मैं क्वेश्चन, सभी लोग ना। फ्रेंड्स, अब देखिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अब ध्यान से समझना आप लोग फ्रेंड्स की अटल टनल, ये वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि अगर ये हाई लेवल क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए तो आप लोगों को याद रहे। देखिए, आप लोगों को अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक इमेज के तौर पर, तो हमारे भारत के अंदर में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर में, झांसकर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, एक पीर पंजल पर्वत श्रृंखला भी है, पीर पंजल। अब पीर पंजल पर्वत श्रृंखला जो है ना, उसको भी दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, दो पार्ट के अंदर में, ठीक है, दो पार्ट में, एक होता है वेस्टर्न वाला
और एक होता है ईस्टर्न वाला। ठीक है, वेस्ट वाला जो है वो जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर में जाता है, जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है उधर में जाता है। और जो ईस्ट वाला है वो आता है हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर में, पीर पंजल। ओके, तो यही जो है फ्रेंड्स आप लोगों से अभी यहाँ पर में क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर मैं और जूम कर दूं आप लोगों के लिए, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए इसको, कि ये अगर हमारा भारत है, मान लो ये पीर पंजल श्रृंखला है, पीर पंजल श्रृंखला के अंदर में ये मैंने आपको हिंट दे दिया, ये वेस्टर्न वाला है, वेस्ट वाला, और ये है ईस्ट वाला, ईस्ट वाला। ठीक है, तो अब इसके अंदर में आंसर क्या होगा आप लोगों का, ये आप लोगों ने समझना है। ठीक है, तो ईस्ट वाले हिमाचल वाले साइड में ना, हिमाचल प्रदेश वाले साइड के अंदर में, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, पूर्वी पीर पंजल रेंज के अंदर में। देखो एनसीईआरटी के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, पेड में भी कराया है ये क्वेश्चन पूरा आप लोगों को, अगर याद हो आप लोगों को, तो पेड क्लास के अंदर में क्वेश्चन करवाया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट होकर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं केवल पीर पंजल रेंज दिया है, बट मुझे पता है कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो यहाँ पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में वापस से, 66 बीपीएससी में आया है तो आगे में आ सकता है। तो क्यों पूर्वी पीर पंजल, क्योंकि पीर पंजल का पूर्वी वाला भाग, जो ईस्टर्न वाला भाग है, उधर साइड के अंदर में ये बने हैं आप लोगों की अटल टनल। अटल टनल की लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो पूर्वी पीर पंजल के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, बढ़िया है, ये क्वेश्चन का आंसर करो, चलो ये करके दिखाओ, बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जैसे ही 7 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग एक टेस्ट आपके लिए लेने वाले हैं, तो हर एक बच्चा जो है जहां भी शेयर कर सकता है, जल्दी जल्दी से शेयर जरूर कर देगा। देखिए, अटल सुरंग की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अटल सुरंग जो है फ्रेंड्स, ये मनाली से लेकर, ठीक है, लाहौल स्पीति तक जाती है, एज पर एनसीईआरटी, ये याद रखना आप लोगों ने, मनाली से लाहौल स्पीति के बीच में। ओके, और अभी आप लोगों को ये दिखाया भी मैंने कि मनाली से लाहौल स्पीति वैली तक जाती है ये। ओके, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वैली क्या होती है, वैली का मतलब क्या होता है, जिसको घाटी बोलते हैं, ये आप लोगों को एनसीईआरटी वाली जो क्लास हुई थी कल हमारी 5 बजे, उसमें बताया था। आप में से जितने भी बच्चे हैं जो एनसीईआरटी को के अंदर में महारत हासिल करना चाहते हैं, 5 बजे वाली जो सीटेट की क्लास हो रही है ना, अभी कल भी हुई थी और आज भी होने वाली है, ठीक है, उसको जरूर देखिए, आज भी आ जाना है आप लोगों ने। कल कितने लोगों ने देखी थी वो क्लास, ठीक है, और आज भी जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि वो सीटेट के लिए क्लास है, भाई आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वंस इन अ लाइफ मोमेंट्स होते हैं जब आप लोग इस तरीके से एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हो पूरा का पूरा। ठीक है, कल 2.5 घंटा क्लास लिया है मैंने यूट्यूब के ऊपर में, कल 5 बजे से लेकर, ठीक है, 7:30 बजे तक। तो आज भी जो है फ्रेंड्स मैं लंबी क्लास लेने वाला हूँ, उसको देखिए आप लोग, फिर उसके बाद में जो ऐप में टेस्ट दी गई थी उसको भी आप अटेम्प्ट करिएगा। ओके, तो आज सभी लोगों ने आ जाना है, उसके अंदर में वैली का मतलब समझाया मैंने आप लोगों को, वहां पर मैं भी इस तरीके की जितनी भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों के आए हुए हैं वो भी आपको करवाने वाला हूँ, तो सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। 1 to 5 के अंदर में जो मेल शिव ज्योति उसमें आया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक क्लास हुई थी, ठीक है, सीटेट वाली ही, उसके अंदर में करवाया भी था इस क्वेश्चन को, यूट्यूब के ऊपर में भी, पेड में तो करवाया ही है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में भी करवाया था। ठीक है, ओके, तो मुंडा और संथाल जो है छोटा नागपुर रीजन के अंदर में, वो कौन से ट्री की पूजा करते हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो लोग हैं ना, ठीक है, वो जो है महुआ, ठीक है, महुआ और कदम्ब, ठीक है, कदम्ब जो है, इन पेड़ों की पूजा करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो महुआ और कदम्ब, तो इनमें से क्या दिया हुआ है, ठीक है, कदम्ब दिया हुआ है आप लोगों का, कदम्ब दिया हुआ है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कदम्ब। वही अगर मैं बात करूं इमली और आम की, तो इमली और आम की जो पूजा है, बिहार और उड़ीसा के अंदर में शादी के सीजन में इनकी पूजा की जाती है, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा के क्षेत्र के अंदर में पीपल के वृक्ष को भी यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स पवित्र माना जाता है। लेकिन
इमली और आम के पेड़ की पूजा कहाँ पर में की जाती है? तो बिहार और उड़ीसा के जनजातियों के अंदर में की जाती है, ये याद रखेंगे आप लोग। और कदम्ब और महुआ के पेड़ की पूजा जो है वो कहाँ पर में, छोटा नागपुर का जो पठार है वहां के मुंडा और संथाल जनजाति करते हैं। दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिखेंगे आप लोग। देखो, अगर छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जनजाति किसकी पूजा करते हैं? तो महुआ का पेड़ जो होता है उसकी, ठीक है, और कदम्ब जो पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। इमली और आम की पूजा कहाँ पर में की जाती है? कौन से जनजातियों के द्वारा की जाती है? बिहार की और उड़ीसा की जो जनजातियां है, ठीक है, वो शादी के अवसर पर उसकी पूजा करते हैं। इवन वहां पर में जो है फ्रेंड्स, पीपल का जो वृक्ष है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी भी पूजा की जाती है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में आप लोगों का। आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ और ये करवाया है आप लोगों को मैंने, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का किस तरीके से घुमा के, और क्यों टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों टीचिंग परीक्षा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देता है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब आप लोग हर एक पॉइंट का आंसर कर सकते हैं यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक एक बच्चा जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में आंसर करे। अगर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो ना तो कमेंट के अंदर में आंसर करते रहो। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके तो आज ही टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। ऐप के अंदर में बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर में आप लोगों को प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो कदम्ब और महुआ, ठीक है, मुंडा और संथाल जनजाति जो है आपकी छोटा नागपुर के क्षेत्र की, ठीक है। तो जो आप लोगों को कदम्ब और महुआ, तो महुआ यहाँ पर में दिया हुआ है, मैंगो और, ठीक है, टेमरिन मतलब आम और इमली की पूजा कौन से वाले क्षेत्र में की जाती है, ये आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है। चलिए, कैसे जुड़ सकते हैं सर? बहुत ही सिंपल है, देखो नीचे में ना आप लोगों के एक लिंक, एक तो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर नीचे में एक लिंक दी गई है आपको, ठीक है। ये लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए आपका, ये है आपका, ठीक है, ये देखिए, ये आप लोगों का ये वीडियो चल रहा है मान लो, उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो नीचे में होता है आपका, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा आपको, टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, यहाँ पर में लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना एक लिंक खुल जाएंगी आपकी साइड में, दिख रही है आपको? इनमें से जो भी आपको कोर्स चाहिए आप उसमें ले सकते हो। अभी भी हमने उसके अंदर में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, सर्वर कॉस्ट बहुत आ रहा है। आप क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी जो है फ्रेंड्स उसके लिए 100-200 रुपए मैटर नहीं करते हैं, आपको पता है। तो उसके लिए टीचिंग परीक्षा हमेशा एक मिनट भी नहीं सोचेगा। तो आप लोग अभी भी जितने लोग चाह रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन होना, वो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस और भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पीआरटी का कोर्स आप चाह रहे हो, या फिर मान लीजिए आप 6 to 8 का 9-10 का जो भी आप कोर्स चाह रहे हो, आप लोग तुरंत प्रभाव से जो है फ्रेंड्स लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स ये महुआ हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है पेड़ का नाम क्या था? कदम्ब था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। तो लिख दो आप लोग यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था महुआ और कदम जो है फ्रेंड्स ये इस्तेमाल करते हैं, और इमली और आम जो है बिहार एंड उड़ीसा के अंदर में शादी के समय में, ये याद रखेंगे आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक ये पुस्तक किसने लिखी थी? हाँ बिल्कुल अर्णव जी, कोई भी ले सकते, सभी लोग, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग। सारी ही क्लासेस के लिए ये है आपका, और आप लोग के लिए सारे ही कोर्सेज अवेलेबल है, 6 to 8 का भी अवेलेबल है, बिल्कुल 6 to 8, 9-10, ठीक है, जीएस सारा ही अवेलेबल है। देखो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक ये पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक जो ये पुस्तक है आपकी सुमेशर ने लिखी थी, ओके। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो 1974 के अंदर में सुमेशर जो थे उन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक लिखी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, ये जो है शीर्षक किसने जो है फ्रेंड्स बनाया था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट देने वाला जो ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है, ठीक है, ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 की, ठीक है, उसी को जो है फ्रेंड्स आप लोग अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हो। तो अवर कॉमन फ्यूचर कौन सी वाली रिपोर्ट का नाम था? अवर कॉमन फ्यूचर जो है फ्रेंड्स ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इसका नाम था, ठीक है। कब आई थी ये रिपोर्ट आप लोगों की? ये आई थी 1987 के अंदर में। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये टर्म, ठीक है, सतत पोषणीय विकास, ये टर्म सबसे पहले कौन सी वाली रिपोर्ट में दिया गया था? कहां पर में ये शब्द पहली बार आया? ठीक है, वो दो मैजिकल शब्द, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और हिंदी में सतत पोषणीय विकास, ओके। ये ये जो शब्द थे ये पहली बार कहां पर में देखने के लिए मिले आपको?
ठीक है। तो ब्रुंटलैंड आयोग की रिपोर्ट जो थी 1987 की, उसके अंदर में आया था। ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? आवर कॉमन फ्यूचर। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को ब्रुंटलैंड रिपोर्ट पूरी की पूरी पेड क्लास में नहीं पढ़ाई? आपको एक एक पॉइंट पढ़ाया है। इवन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ये भी सुमेशर जो थे, उन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक जो अपनी पुस्तक थी, उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में गांधी जी के जो दर्शन था उसकी पुनरावृत्ति की थी। गांधी जी ने जो बताया था उसी को उन्होंने जो है लिखा और अच्छे से, ठीक है, 1974 के अंदर में। ओके, चलिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सस्टेनेबल, अब ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता हूं मैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये पहली बार कब, एक बार लिख देता हूं आप लोगों को याद करवाने के लिए। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 7 मई, ठीक है, 7 मई, ठीक है, 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। इसका अगर मान लीजिए मुख्यालय पूछ लिया जाए ना कभी, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में BRO का, तो वो भी याद रख लेना आप लोग। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स, ठीक है, सीमा सुरक्षा भवन, ठीक है, सीमा सुरक्षा भवन नाम है इसके, इसका सुरक्षा भवन इसका नाम है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर BRO का। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए, अंडर विच टाइप ऑफ सेक्टर डज भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कम, ठीक है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की सरकारी कंपनी है, मतलब सरकार के पैसों से चलती है। तो ये सरकारी कंपनी है, इसको पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप लोगों को फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ इसको, ठीक है, आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से स्लाइड के साथ में और इमेजेस के साथ में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर उसको कहा जाता है जो किसी ओन्ड पर्सन या पर्संस के द्वारा चलाई जाती है, मतलब कुछ इंडिविजुअल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा इसको चलाया जाता है निजी रूप से, ठीक है। जैसे रिलायंस हो जाए आप लोगों की, ओके, वो क्या है, निजी क्षेत्र की कंपनी का एग्जांपल है। लेकिन अगर सरकारी कंपनी है, ठीक है, सरकार का पैसा लगा है या जनता का पैसा उसके अंदर में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, HAL, भेल है आप लोगों की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, भेल, सेल, HAL, ये सब क्या है आप लोगों की पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब जो सरकार की कंपनीज होती है। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर में ये फर्क है। एक और होती है आप लोगों की जॉइंट वाला आप लोगों का होता है, ठीक है, जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं आप लोग, कोऑपरेटिव सेक्टर किसको बोला जाता है, तो उसके ऊपर में भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन आज शाम में करवाने वाला हूँ, ठीक है, जॉइंट सेक्टर वगैरह के ऊपर में, और इस पर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ये आज शाम में 5 बजे करवाने वाला हूँ, तो सभी लोग आ जाएंगे 5 बजे शाम में। The process by which water vapor changes directly into ice without passing through the liquid phase is called, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प थी, मतलब, ठीक है, भाप में थी, डायरेक्टली वो क्या बन गई, ठीक है, सॉलिड, बर्फ में चेंज हो गई, ठीक है, तरल पदार्थ जो है वो बनी ही नहीं, वो ये प्रक्रिया से गुजरी ही नहीं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको इवेपोरेशन कहेंगे, वाष्पीकरण? वाष्पीकरण आप लोग जानते हो कि जब कोई तरल पदार्थ भाप बन जाता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। कंडेंसेशन, ठीक है, सब्लिमेशन क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कंडेंसेशन के अंदर में क्या होता है कि इवेपोरेशन का उल्टा, कि गैस जो है वो तरल पदार्थ के अंदर में बन जाती है, ठीक है, संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के अंदर में क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है सब्लिमेशन के अंदर में, ऊर्ध्वपातन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में जो आंसर है आप लोगों का, वो आंसर इस ऑप्शन के अंदर में दिया ही नहीं है आप लोगों का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? डिपोजिशन, निक्षेपण बोलते हैं उसको। मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज के जरिए, आप लोग इसमें देखिए। अगर कोई जो सॉलिड है, ठीक है, अगर कोई सॉलिड है, डायरेक्टली अगर वो लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है,
ठीक है, लिक्विड में चेंज होने के बदले में डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो गया, तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है उसको? सब्लिमेशन कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सब्लिमेशन, उधर्वपातन। ठीक है, उधर्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए। लेकिन अगर गैस डायरेक्टली अगर सॉलिड में चेंज हो जाए तो इसको डिपोजिशन, निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्षेपण। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो पूछ सकते हैं आप लोगों से। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों से, डिपोजिशन। ठीक है, ये जो डिपोजिशन है आप लोगों का, डिपोजिशन अगर आपको दिख नहीं रहा है तो डिपोजिशन यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, निक्षेपण, निक्षेपण उसको बोलते हैं आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो निक्षेपण जो है आप लोगों का, ओके, जो निक्षेपण है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टली जो गैस है वो क्या होती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड के अंदर में, लिक्विड के अंदर में कन्वर्ट होती ही नहीं है। तो यहां पर मैं आपका बोला है कि वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना, मतलब तरल अवस्था से गुजरे बिना डायरेक्टली बर्फ में बदल जा रही है, तो उसको कहा जाएगा डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। हिंदी में उसको कहेंगे निक्षेपण, निक्षेपण। ओके, तो निक्षेपण यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ई इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, कितने लोगों ने सही आंसर किया था बताइए? 1970 लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स और भी आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा सके। अगर जितने बच्चे चाहते हैं कि इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाए, जो जो भी इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेगा, ताकि सारी इंफॉर्मेशन प्लस सारी जो वीडियोज है आप लोगों तक तुरंत मिल सके। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने सोचा कि बाद में सब्सक्राइब करते हैं और उस चक्कर में आपसे कोई एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से छूट गई। ठीक है, तो कंडेंसेशन के अंदर में क्या होता है? कंडेंसेशन के अंदर में आप लोगों को बता दूं कि लिक्विड जो है आपका यहाँ पर में जो गैस है अगर आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कंडेंसेशन बोलते हैं उसको, संघनन। ठीक है, लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इवेपोरेशन उसको कहा जाता है। ओके, चलिए। सब्लिमेशन के अंदर में क्या होता है? सब्लिमेशन के अंदर में आप लोगों का गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, आप लोगों का, ओके, गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है। सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस के अंदर में आप लोगों का कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगर सॉलिड है डायरेक्टली अगर गैस के अंदर में कन्वर्ट हो रहा है आप लोगों का, तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। ये याद रखना आप लोगों ने, ये उल्टा इसमें ये एरो दिया हुआ है, एरो को थोड़ा सा भूल जाइए आप लोग अभी का फिलहाल के अंदर में। सॉलिड है डायरेक्टली गैस में हो रहा है, सब्लिमेशन उसको बोलेंगे आप लोग। ठीक है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है आप लोगों का, जो इसके अंदर में कहा है कि गैस से बन रहा है। ठीक है, जल वाष्प मतलब गैस डायरेक्टली बर्फ में बदल जा रही है, तो डिपोजिशन, निक्षेपण उसको कहा जाएगा। और अगर इसका उल्टा होता तो आप लोग क्या आंसर लगाते? सब्लिमेशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। आप लोगों को जो पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को ये मिलती है ना, ठीक है, पीपीटी मिलती है, उसके अंदर में भी आप लोग देख सकते हो। चलिए, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, टीआरई 1 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण गंगोत्री हमारा एक रिसर्च सेंटर है, रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च सेंटर जो है आप लोगों का ये कहां पर में, रिसर्च स्टेशन, ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स अंटार्कटिका के अंदर में, अंटार्कटिका के अंदर में। तो अंटार्कटिका के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अंटार्कटिका के अंदर में रिसर्च स्टेशन। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, और एक और है हमारा जिसका नाम है भारती। ठीक है, भारती, ये भारती जो है ये हमारा सबसे नया वाला है, 2012 में इसको स्थापित किया गया था। तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, ये 3 रिसर्च स्टेशन जो है फ्रेंड्स हमारे अंटार्कटिका के अंदर में लोकेटेड है। अंटार्कटिका के अंदर में कितने लोग, कितनी जनसंख्या अंटार्कटिका की? परमानेंट जनसंख्या 0। अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। ठीक है, 0 जनसंख्या अंटार्कटिका की, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक चीज आप लोग याद रखोगे कि अंटार्कटिका जो है ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो साइंस को समर्पित है। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो साइंस को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है ना। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हैं। गोभी मरुस्थल कहां पर में स्थित है, जल्दी से बता देंगे आप लोग। गोभी मरुस्थल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गोभी मरुस्थल, गोभी डेजर्ट। तो गोभी डेजर्ट चीन में, अफ्रीका में, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में कहां पर में? ठीक है, तो देखिए अगर मैं आप लोगों को मैप के अंदर में दिखाऊं तो गोभी मरुस्थल एशिया में, सबसे पहली बात तो कहां पर में है? एशिया के अंदर में है। एशिया में भी कहा है, ये 2 देश आपको जो दिख रहे हैं ना, मंगोलिया और चाइना, उनके अंदर में फैला हुआ है ये, मंगोलिया और चाइना में गोभी डेजर्ट। ठीक है,
ये एक ठंडा रेगिस्तान है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, इसको आप लोग टेम्परेट डेजर्ट भी बोलते हो, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, टेम्परेट डेजर्ट। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो आपके मरुस्थल है उसकी कैटेगरी के अंदर में आता है ये गोबी, ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, तो मंगोलिया और चाइना के अंदर में, तो आंसर में यहाँ पर में क्या दिया हुआ है, चाइना दिया हुआ है, मंगोलिया दिया ही नहीं है, तो आंसर सिर्फ ए ही होगा। अगर मंगोलिया भी दिया होता तो वन ऑफ दिया हो जाता आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में बहुत सारे बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, संसद किन किन चीजों से मिलकर बनी है, हमारी पार्लियामेंट। तो हमारी पार्लियामेंट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा तो है ही हमारी पार्लियामेंट के पार्ट। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा को हम लोग जो है द हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा को स्टेट ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट कहते हैं इंग्लिश के अंदर में। ठीक है, ये दो तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है ये भी हमारे संसद का पार्ट है, संसद का अंग है। तो ये तीनों के तीनों संसद के पार्ट है। तो आंसर अब क्या होगा आप लोगों का, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। 2138 लाइक्स हो चुकी है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देंगे सभी लोग। ठीक है, तो आंसर होगा आपका मोर देन वन ऑफ दी अबो। देखिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ मैं। ठीक है, हमारे संसद के अंदर में ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी हमारी। ठीक है, ये आज मैं 5 बजे वाली क्लास के अंदर में भी इसके ऊपर में जो बेस्ट क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम के अंदर में वो भी करवाने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं वो सारे बच्चे आज 5 बजे वाली क्लास में भी आ जाएंगे। ठीक है, वो सीटेट की क्लास है, लेकिन बट उसमें एनसीईआरटी करवा रहा हूँ तो वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। ओके, तो लोकसभा राज्यसभा ये तो है ही, राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स ये भी इसका पार्ट होते हैं। अब मुझे बताइए लोकसभा और राज्यसभा में से अपर हाउस और लोअर हाउस किसको कहा जाता है, ऊपरी सदन और निचला सदन किसको कहा जाता है। इन दोनों में से ऊपरी सदन और निचला सदन कौन है। वैसे ये दो हाउस और ये राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये तीनों के तीनों पार्लियामेंट के भाग है। ठीक है, अच्छा पार्लियामेंट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यहाँ पर में जनता के चुने हुए लोग होते हैं लोकसभा राज्यसभा में। इवन राष्ट्रपति को भी कौन चुनता है, लोकसभा राज्यसभा और हमारी विधानसभा है। ठीक है, तो वो भी जनता का प्रतिनिधित्व ही कर रहा है, तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसी वजह से सबसे ज्यादा पावरफुल हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लोकसभा जो है ये लोअर हाउस है, निचला सदन है, और राज्यसभा जो है ये आप लोगों का अपर हाउस है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा एक और चीज है फ्रेंड्स, जो लोग इंग्लिश के अंदर में देते हैं या कई बार डी ट्रिपल एस बी वगैरह की एग्जाम दोगे आप, केवीएस की एग्जाम दोगे आप लोग, तो वैसे उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रख लीजिए कि राज्यसभा को कई बार काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो हिंदी में भी लिखकर आ जाता है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल इंग्लिश हिंदी में भी लिखकर आ जाता है, तो थोड़ा सा याद रखना आप लोग। काउंसिल ऑफ द स्टेट्स मतलब राज्यसभा है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोग लिख लेना एक बार। ठीक है, लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल जो है ये लोअर हाउस है, लोअर हाउस या निचला सदन है। ये कई सारे डी ट्रिपल एस बी के शिफ्ट में आ चुका है। राज्यसभा जो है ये अपर हाउस है, मतलब ऊपरी सदन है, अपर हाउस। ओके, तो इस तरीके से ये आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर में। ओके, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए 6 to 8 के अंदर में आया था 9/12/2023 को। एक बार लिखो आप लोग ये कौन सी तारीख को आया था, 9/12/2023 को 6 to 8 के जीएस के अंदर में आया था। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए 8/12/2023 को 9th 10th की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन। टीचिंग परीक्षा के साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों की सफलता तो सुनिश्चित है ही, रैंक की भी तैयारी है। क्यों, क्योंकि इतना डीप जाकर रिसर्च करते हैं टीम। ठीक है, ओके, देखिए आप लोग इतना डीप जाकर भारतीय संसद में शामिल होते हैं कौन, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। आंसर आप लोग करोगे जल्दी से। ठीक है, कमेंट के अंदर में आप लोगों का आंसर आंसर आ जाना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग जो है यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दोगे। आप मुझे बताइए कि अटल जो टनल है, ठीक है, अटल टनल, इसकी लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई, ठीक है, लेंथ कितनी है, ये आप लोग मुझे बता दोगे। ओके, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी लोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को बताना है यहाँ पर में कि गांधी जी जो है, गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, गांधी जी, ठीक है, फर्स्ट जो हंगर स्ट्राइक थी, भूख हड़ताल थी गांधी जी की, भूख हड़ताल, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? ठीक है, कहाँ पर में हुई थी, कौन से साल में हुई थी, ये भी आप लोग बता दोगे। आज के लेक्चर में ही पढ़ाया है मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, अच्छा चलिए आप लोग मुझे बताइए कि छोटा नागपुर पठार के अंदर में, ठीक है, संथल, संथल प्लस मुंडा, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है ना एग्जाम के अंदर में। बताइए संथल और मुंडा कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? कौन से पेड़ों है, पेड़ों की, ठीक है, पूजा करते हैं, आप बताएंगे मुझे। ओके, आप इसके अलावा मुझे बताओ कि इमली, ठीक है, इमली और आम, इनके पेड़ की पूजा कौन से राज्यों के अंदर में, या कौन से राज्य के अंदर में, या कौन से राज्यों में, ठीक है, क्योंकि मोर देन वन ऑफ दी अबव वाला भी तो क्वेश्चन बनता है ना आपका। तो कौन से राज्य या राज्यों के अंदर में जो है फ्रेंड्स शादी के अवसर पर जनजातीय लोग इसकी पूजा करते हैं। आज पूरा पढ़ाया है, जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा अच्छे से उसका फायदा रहेगा। ठीक है, जो पीपीटीज है आप लोगों की और इसकी जो टेस्ट है आप लोगों की, ये आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में अवेलेबल हो जाती है हर रोज आपकी। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हो। ओके, तो जितने लोग हैं आप लोग अच्छे से करिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी करते रहिए आप सभी के सभी। ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, और 5 बजे वाली क्लास के अंदर में जरूर आ जाना। ठीक है, क्योंकि वहां पर में भी आप लोगों को काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए वो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के अंदर में आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के वहां से और क्लियर हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए, प्लस आपकी आने वाली और भी जो एग्जाम्स आप लोग दोगे, ठीक है, उसके अंदर में भी आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी न्यू प्लस ओल्ड दोनों एनसीईआरटी आप लोगों को करवा रहा हूँ। ओके, चलिए सेशन को लाइक कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर कर दीजिएगा कमेंट के अंदर में। 1584 पर सेकंड का आपका जो चैट रेट चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतने बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो यहाँ पर में। ठीक है,